अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इकरा हारिस और आप देख रहे हैं डायलॉग। तो इक़्तिदार की बिसात बिछ चुकी है और खेल शुरू हो चुका है और अब ये फैसला होना है कि वफाक में हुकूमत कौन बनाएगा। आज MQM के वफ़द ने मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। क्या कुछ इसमें तय पाया, क्या कुछ तय पा सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने सिंध के अंदर गवर्नर का ओहदा भी मांगा है और इसी पर साथ देने का वादा, निभाने का वादा किया है। मुफाहमत के बादशाह ने कल शरीफ बरादरान के साथ इक़्तिदार के खेल के लिए कल भी एक मुलाकात करनी है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि वो ये शर्त जरूर रखेंगे कि बिलावल को वजीर आजम का ओहदा दिया जाए। तो होगा क्या, कौन किसका साथ देगा, विफाक में किसकी हुकूमत बनेगी, इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपके साथ करा दूं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब और IPP के रहनुमा खुर्रम हमीद रोखरी साहब। बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। पहले तो सर ये बताइए कि कराची का जो नतीजा आया उसमें तहरीक इंसाफ कोई सीट नहीं ले पाई सर इस दफ़ा। पिछले इंतखाबात में 14 सीटें और इस बार एक भी नहीं। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज तो ये है कि ये नतीजा आवाम का नतीजा सुना रही है या इलेक्शन कमीशन के आरोज का नतीजा सुना रहे हैं। MQM तीसरे और चौथे नंबर पे थी, दूसरे पे भी नहीं थी। ये मैन्युफैक्चर्ड रिजल्ट्स हैं। हमारे तमाम MNAs और MPs इनको चैलेंज किए हुए। फॉर्म 45 हमारे पास है। फॉर्म 47 जिस तरह कंपाइल हुआ है, तो इस वक्त तो जिसे शर्म आनी चाहिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कि वो साबित कर दें, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि पीछे के फॉर्म 45 प्रोड्यूस करके कि ये हमारा रिजल्ट जस्टिफाइड है। और जैसे कि हमारी बड़ी बहन रियाना डार ने कहा, हम भी कुरान पे कसम खाने को तैयार हैं कि हमने रिजल्ट को मैनिपुलेट नहीं किया। खा ले, ये इस मुल्क के अदालती निज़ाम का, एक बिकी हुई इलेक्शन कमीशन का खास शाना है कि उन्हें यकीन है कि ये आज फॉर्म 49 निकाल दिया होगा और अब ये ट्राइब्यूनल्स में जाएगा और ट्राइब्यूनल में फैसला जब होगा वो होगा। पाकिस्तान के अवाम और कराची के अवाम बिलखसूस, उनको सबको पता है कि कौन कहां जीता है। और आपको भी पता है, अगर आपका कराची से ताल्लुक है, अगर आपका नहीं है तो आपके स्टूडियो में बहुत सारे लोगों का ताल्लुक होगा। अगर इतनी पॉपुलर बात होती तो कराची में जबरदस्त जश्न मना रहे होते। वो भी बहुत सी जमात जो कहती अपने आप को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, लेकिन इंसानियत की बुनियाद पर अभी भी जिंदा रहती है। वो दफन हो चुकी, वो तबाह हो चुकी। देखिए, सबको एक बात पता है कि जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा इलेक्शन है। जो पार्टी जीती उसने एक कैंपेन का जलसा नहीं किया, उसने कॉर्नर मीटिंग नहीं की, उसकी एक रैली नहीं निकली, उसके लोगों को पैम्फलेट नहीं बांटने दिए गए, उसके कैंडिडेट्स ने बाहर निकाल के डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं की। और उसके बाद जो है आपके कैमरे की आंख ने और 11 बजे के टीवी के नताइज ने ये बता रहे थे कि कौन किधर है और कहां खड़ा है। और ये शहर कराची है, यहां तो गुलशन इकबाल का आरो, आलमगीर NA 236, NA 235, ये जो हैं 5 मिनट की ड्राइव पे हैं एक्सपो सेंटर से। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 10 मिनट के ऊपर है। और करंगी वाले आधे घंटे में। रिजल्ट आते हैं अगले दिन शाम के 6 बजे के बाद। कमाल है ना भाई, व्हाट्सएप नहीं चला, नहीं चला। अरे आरो तो जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो चल के आ सकते थे। ठीक है। अच्छा सर, वैसे वो आप भूल भी गए, पिछली दफा भी कराची को सीटें। कानून के देखिए, इलेक्शन रूल्स बड़े क्लियरली कहते हैं कि कैंडिडेट और उसके चीफ पोलिंग एजेंट की राइट है कि वो आरओ के दफ्तर में बैठे। ठीक है। सबको रात के 9:30 बजे उठा के बाहर फेंक दिया।
लेकिन सर कुछ तो लेकर गए हैं एमकेएम वाले। जाती उमरा से मैं आऊंगी और इस पर आपसे सर बात करूंगी। खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब भी मेरे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, 2 सीटें हैं सर आईपीपी की नेशनल असेंबली में, सो ऑब्वियसली पहले भी सीट एडजस्टमेंट पंजाब में आपकी उनके साथ है तो लाजमन तौर पर आप उनका साथ देंगे, लेकिन किस कॉम्बिनेशन को आप विफाक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी विद आजाद उम्मीदवार या पीपल्स पार्टी विद नून लीग? आई थिंक शी पीपल्स पार्टी और नून लीग। और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो कहाँ से कौन किधर जाता है इस चीज़ को देखना होगा। और जो आने वाले दिन हैं मेरे ख्याल में आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी स्विच करेंगे। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। हाँ, वसीम कादर साहब तो कर गए। करेंगे जी, करेंगे, क्योंकि आज़ाद जो उम्मीदवार है वो बाउंड नहीं है किसी भी चीज़ का। उसको वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को सोचता है, कोई सोशल प्रेशर हो या कोई इस तरह का प्रेशर हो तो एक अलग चीज़ है। इलाका टू इलाका भी वेरी करता है, डिफरेंस है। अभी लोगों ने ये देखना होता है कि वो गवर्नमेंट के अंदर आके आगे अपने आप को कैसे सस्टेन करेंगे, अपने इलाके के काम कैसे कराएंगे, जिस मकसद के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। और ओवरऑल हमारा मंशूर के ऊपर तो इलेक्शन कम ही होता है, तो जो जीतेगा और जीता भी आज़ाद है तो उसने सस्टेन करना है, 5 साल गुजारने हैं, उसने लोगों के काम करने हैं, तो उसको मेरे ख्याल में काफ़ी लोग जाएंगे। और उनके जाने की वजह भी वैलिड है, उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ना कह सकते हैं कि क्यों जा रहे हैं, वो जाएंगे। अच्छा फिरदौस साहब, ये जो खुर्रम साहब कह रहे हैं कि अभी बहुत से आज़ाद पंछी जो हैं वो किसी ना किसी ठिकाने पे बैठेंगे। वसीम कादर साहब तो आज उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली। फैसल वाडा साहब ने कहा कि 35 अरकान ऐसे हैं आज़ाद के जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, यानी उन 35 को भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना समझे, वो भी जा सकते हैं। देखिए, ये सारी बातें जो है ना, ये ख्वाब खरगोश हैं और ये वो लोग हैं जो खुद मंडी में बिक चुके हैं। सर वसीम कादर साहब तो ख्वाब खरगोश नहीं है ना सर, ज्वाइन तो कर गए हैं जी। सर वसीम कादर साहब तो चले गए ना। अरे बीबी बात सुन ले, पाकिस्तान के हर फर्द को पता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खास तौर पे मीडिया भी खुद दिखाने लगा है। हर मीडिया ने जो रिजल्ट दिखाया उसने 2 जगह लिखा, एक जगह इंडिपेंडेंट लिखा और दूसरी जगह आजाद लिखा। क्यों लिखा? इससे कि उन तक को पता है कि इंडिपेंडेंट का मतलब है पीटीआई का और आजाद का मतलब है जो आजाद है। अब फैसल वाडा साहब को वो 35 आजाद कहां से मिले जबकि 5 से ज्यादा कोई साथ दिखा रहा है मैक्स। एक दूसरी चीज ये कहना कि ये आजाद नहीं, गलत कह रहे हैं। ये पीटीआई है जिसके उसका इलेक्शन सिंबल छीना गया, जिसको पार्टी के तौर पे लड़ने नहीं दिया गया, जिसके लिए बेतहाशा मुश्किलात पैदा की। उसके बावजूद पीटीआई ने सबूत दे के कह रहे कि 180 सीटें हमारी हैं। ये पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट है। वसीम का जिक्र कर रही हैं, जरा सोचे कि वसीम के साथ उसकी माँ की दंगी तस्वीर दी होगी, बहन की दी होगी, बीवी की दी होगी, किसकी दी होगी जिसपे वो ब्लैकमेल हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उन पे दबाव डाला गया इसीलिए वो ब्लैकमेल होके पहुंच गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये माजी की तारीख बता रही है इस मुल्क की, और वो गवाहान बता रहे हैं। इमरान रियाज खान बताता है, वो बताता है, उस्मान डार बताता है, वो बताता है जो हमारे यहाँ से गए ऑन बप्पी बताते हैं। वो सारे जुल्म सितम की दास्तानें अब पूरे सर पता नहीं उन पे जुल्म सितम हुआ है कि नहीं, वो तो पहले भी नून लीग से ही ताल्लुक रखते थे जी। सर उनका तो पहले ही वसीम कादर का नून लीग से ताल्लुक था, लेकिन क्या आपके पास ऐसे शवाहिद हैं कि उन पे दबाव डाला गया? मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख के अंदर बेतहाशा लोग ऐसे हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के सारे मामलात को देखने के बाद अपना सियासी मुस्तकबिल ये सोच लिया था कि अब उन्हें इमरान खान के साथ होना है। जब उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया तो वो तो कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं, वो कोई ना कोई बात करके ही आए होंगे, कोई ना कोई उनकी ग्राउंड में सपोर्ट थी, कोई ना कोई उन्होंने, अब हम चाहें तो हम उनकी वीडियोस निकालें कुरान के हल्फ लिए हुए। जो आदमी कुरान के ऊपर हल्फ लिए से मुकर जाएगा उस पर सोचिए कि कितनी मजबूरियां होंगी। इसीलिए तो मैंने खुद ये ट्रेंड शुरू किया था, अगर आपको याद हो, कि मैं
ने कुरान निकल लिया और उसके ऊपर कसम खाई कि मैं जो आज कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, जो कल मेरी बात आएगी और इससे मुख्तलिफ आएगी वो मेरी मजबूरी बोल रही होगी। ठीक है। तो ये बात जो है, पता नहीं आगे कितने मजबूर होंगे, लेकिन आप करते जाइए जुल्म। सर माजी तो इस बात का भी गवाह है कि कुछ मजबूर होते हैं और कुछ बिक जाते हैं। एक जुमला जी। जितना इस्टेब्लिशमेंट जुल्म बढ़ाती है उतनी पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। आपके नवाज शरीफ साहब को जो है 50 से ज्यादा सीटें किसी हिसाब से नहीं मिली सर, लेकिन हम माजी भी तो याद करें ना, वो बानी पीटीआई का वो दौर जब उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के लिए बातें की और उन्होंने लिस्ट मंगवा ली जिन्होंने पैसे लेके सीटें बेची। नहीं है, ठीक है। तारीख से सबक सीखते हैं, तारीख में बसे नहीं रहते। मैं आपको ये कह रहा हूं, पाकिस्तान का एक रोशन मुस्तकबिल है। पाकिस्तान के अवाम जाग चुके हैं। पाकिस्तान के अवाम अपने हक के ऊपर, मैंडेट के ऊपर डाका नहीं डालने देंगे। चले, अच्छी बात ये है। हुकूमत चल नहीं सकती। एक माइनॉरिटी पार्टी का 53 सीट वाले को प्राइम मिनिस्टर बनवाएंगे और वो हर वक्त ब्लैकमेल होती रहेगी पीएमएलएन। ठीक है, फिरदौस साहब जरा मुझे मौका दीजिएगा। बिल्कुल सही सर, मुझे मौका दीजिएगा। पाकिस्तान का मसला नहीं हल होगा। सही, बिल्कुल नविश्ता दीवार पढ़ने की बड़ी जरूरत है हमारे सियासतदानों को। जरा मौका दीजिएगा फिरदौस साहब, मुझे मौका दीजिएगा। पहले दावत किसको देनी चाहिए थी? तो दी, मान ले इलेक्शन मियां साहब ने दी आपको, मियां साहब ने तकरीर करते हुए दावत दी के गलत सिंबल लिया। ठीक है सर, मेरे साथ मौजूद रहिएगा। खुरम साहब, कौम ने इमरान खान का बयानिया खरीद लिया। ठीक है खुरम हमीद साहब, मुझे ये बताइएगा सर, वसीम कादिर साहब तो आप चले गए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी और बहुत से लोग जाएंगे, लेकिन सर माजी भूलता नहीं है इतनी जल्दी। ऐसे बजाय इसके कि हम ये कहना शुरू कर दें कि इन पे दबाव था या फिर इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारे सामने तो माजी ये भी है ना कि पैसों के एवज भी हमने अपने ज़मीर भी बेचे, सीटें भी बेची, खुद तरीन साहब के जहाज में उम्मीदवार तरीन साहब मास्टर लेकर आते रहे। आवाज चली गई। इकरा, जो आपका आखिरी में फिक्रा नहीं सुन सका। असल में हमें सबसे ज्यादा जिस चीज पर गौर करने की जरूरत है वो है कि हमारा पॉलिटिकल बिहेवियर है क्या, और हम रिएक्शन की सियासत करते करते पहुंच कहां गए। और कोई भी गवर्नमेंट जब बनती है तो वो गवर्नमेंट में आके उसने करना क्या होता है। यानी अगर कोई भी एमएनए बनता है या जो नेशनल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उससे पहली चीज तो यह है कि उसने करना है क्या आके। अब हमारे पास ये चीज गई है गुम, हम चले गए इमोशंस के ऊपर और हम कहते हैं बयानिया बिकता है। अब बयानिए हैं क्या, इसके ऊपर कौन सी बहस चलेगी। 2018 के इलेक्शन हमें भी याद है, नकवी साहब को भी याद होगा। तो हमारा सारे का सारा कंसर्न क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट के अंदर आने, जो गवर्नमेंट में रहे उस वक्त क्या काम किया, गवर्नमेंट में आने के बाद मंशूर क्या है, आप अपने इलाकों को अपग्रेड कैसे करेंगे। आप अब जब हम कहते हैं ना कि बेदारी आई है, तो बेदारी जो नजर आ रही है या जिस सिमत के अंदर हम चल रहे हैं, या जो हमारा जो बच्चा है जिसको हम यूज कर रहे हैं और उनके लिए कोई बेटर फ्यूचर नहीं है, हमारी क्या पॉलिटिकल डायलॉग या पॉलिटिकल बात इस पर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी जब रास्ता एडॉप्ट करती है और वो रास्ता कंप्लीट फ्रिक्शन का है या वो इतना एक रिएक्शनरी बिहेवियर देती है कि जिसकी बुनियाद पर उसका अपना एक वजूद जो है, अब नकवी साहब ने कहा छीन लिया गया निशान, हम क्यों नहीं मानते कि हमारे वो प्रोसीडिंग्स पूरे नहीं थे। जब एक केस चलेगा, जब निशान जाएगा तो पीछे काम गलत हुए थे। हम अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करते। हम अपने जो हमारी जो खिला है, जो हम खुद तमाम ऐसा काम करने पर हो गए कि हम टोटल पूरा कर रहे होते हैं और हम गलत काम कर रहे होते हैं। तो जब उसके ऊपर कानून का कहीं चेक आता है तो हम कहते हैं ये क्या, ये बिल्कुल इसी मिसाल है जैसे स्पीड लिमिट है, हर कोई क्रॉस कर रहा है और अगर को रोक ले कहे कि तुम 120 से ज्यादा थे तो वो रिएक्ट करे कि मेरा चालान क्यों हुआ। तो हमें अपना पॉलिटिकल एक्सीलेंस की तरफ आना चाहिए, रिएक्शनरी बिहेवियर छोड़ना चाहिए। और फिर आपको कहूंगा, जो आजाद उम्मीदवार हैं वो किसी के बाउंड नहीं है। ये मैं आपको एक लॉजिकल बात बता रहा हूं, किसी के बाउंड नहीं है। अब वो कहीं पर भी चले जाएं वो जा सकते हैं। अब मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि वो पैसों पे जाएंगे, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो किसी और इंटेंशन से जाएंगे।
वो अपने इलाके के लिए भी जा सकते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर आगे अपने लोगों के काम करने हैं। वो तो एक आदमी जब इलेक्शन जीतता है तो उसके पास चॉइस है, वो आजाद है, वो किसी पार्टी टिकट पे तो है नहीं। अब जब वो इलेक्शन जीतता है तो वो अपने इलाके को प्रेफर क्यों नहीं करेगा? मैं क्यों सोचूं कि वो नेगेटिव जाएगा या पैसे पे बिकेगा? मैं ये सोचता हूं कि वो अपने इलाके को, अपनी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को क्यों नहीं करेगा प्रेफर? बिल्कुल करेगा। जी हाँ। अच्छा फिरदौस साहब, ये जो बात कर रहे हैं अब ये मुझे बताइएगा सर, मरकज में हुकूमत बनाने के लिए कोई खास पीटीआई की कोई सरगर्मी नजर नहीं आ रही। बैरिस्टर गौहर ने कहा तो सही कि अब मरकज में भी बनाएंगे, पंजाब में भी बनाएंगे, केपी में तो है ही। हो क्या रहा है सर, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? मैं पहले रोकड़ी साहब के बयान दूंगा। मैं अगर हर कैंडिडेट जिसका ये नाम ले रहे हैं, अगर मैं उसका ब्रोशर उसके पैम्फलेट पे दिखाऊं कि उसने लिखा है कि आई एम सपोर्टेड बाय पीटीआई, फिर क्या बोलेंगे? फिर इनकी बयानी को क्या कहूं? ये बयानिए की बात कर रहे हैं तो लोगों ने बयानिया नहीं खरीदा, उन्होंने परफॉर्मेंस देखी है। सर परफॉर्मेंस नहीं देखी, आपको सिंपैथी, सर सिंपैथी वोट भी तो मिला, आप एग्री करेंगे ना सर? सिंपैथी वोट भी तो मिला आपको जी सर, सिंपैथी वोट भी तो मिला ना, हमदर्दी का वोट भी तो मिला। There is no sympathy vote. I will tell you. Performance. अभी भी पीडीएम की हुकूमत बनेगी, क्या पाकिस्तान के लोग 40% इन्फ्लेशन को वोट दें? इससे के 20 माह में उन्होंने किया क्या 2 ट्रिलियन रुपीस का डेट एडिशनल आ गया, उसको वोट दें? बेरोजगारी को दें? ग्रोथ रेट ऑफ -0.42 को दें? भाई उसी से तंग आके पीटीआई को लोगों ने वोट दिया, जिन्होंने कोविड के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन, जिसकी क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी खुद बरतानिया जैसे कौमें जो हैं वो कहती हैं हम अपनाना चाहते हैं, जिसको टूरिज्म का डेस्टिनेशन। ठीक है, यानी आपका मानना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को वोट परफॉर्मेंस में मिला। ठीक है, मुझे फिरदौस साहब कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, एक ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के बाद आके आप ही की बात से दोबारा से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वेलकम बैक जी। तो फिलहाल इस्लामाबाद पहुंचने की हर चाल लाहौर से चली जा रही है। फैसला बिलावल हाउस से होगा या फिर जाती उमरा से होगा, ये अभी तय करना बाकी है। हमारे जो मौजूद गेस्ट हैं वो तो हमारे साथ ब्रेक से पहले भी मौजूद थे और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फिकार बदर साहब। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार साहब आपका। तो सर सुनने में आ रहा है कि वजीर आजम बिलावल को बनाने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नून लीग के सामने ये शर्त रखी है। आपके पास सर क्या इत्तलात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में हम बुलाया। असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता किया गया है PMLN की जानिब से और एक मुशावरती अमल हुआ है, एक बातचीत का दरवाज़ा। पीपल्स पार्टी जो आपको पता है इज़्ज़त और रवादारी की सियासत पे बिलीव करती है, उसकी लीडरशिप ने कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं किए किसी भी सियासी मुखालफिन के लिए। तो PMLN की जानिब से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने आके एक मुलाकात आसिफ अली जरदारी साहब से और बिलावल साहब से की। आज बाकायदा तौर पे वो दोबारा बिलावल हाउस लाहौर में आए और जो भी बातचीत हुई, कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा, उसके अंदर वो सारी तमाम गुजारिशात जो आई हैं वो रखी जाएंगी और उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी कि क्या लाए अमल होना चाहिए। उस लाए अमल की डिस्कशन के बाद फिर हिकमत अमली तैयार की जाएगी। तो अभी कोई भी चीज़ हतमी नहीं है, इस सारे मामले के अंदर चीज़ों को अभी फाइनलाइज होना है, देखना है कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या मुशावरत में क्या फ़ैसला लेती है और क्या मशवरा देती है, तो उसके बाद फिर हतमी चीज़ सामने निकल के आएगी। अच्छा बदर साहब, एक ऑप्शन तो नून लीग ने तो बाज़ाब्ता आपको दावत दे दी, दूसरी ऑप्शन है कि जरदारी साहब आज़ाद उम्मीदवारों से मिलें। अभी मेरे साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब भी मौजूद है और रोकड़ी साहब भी मौजूद हैं, तो आज़ाद उम्मीदवारों से भी आपके राब्ते हुए हैं? जी, बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवारों के साथ पहले से ही राब्ता था, अभी भी राब्ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक जो पॉलिटिकल एक केओस है उसको अच्छे तरीके से किया जाए। आज़ाद उम्मीदवार जोड़ना और उसके जोड़ने के बाद हुकूमत में उनको साथ चलाना, असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन से पहले ही ये बात कर चुके हैं
कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत पीपल्स पार्टी की शमूलियत या पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के बगैर नहीं बन सकेगी। तो आज वक्त ने वो साबित किया है कि चाहे वो सेंटर है, चाहे वो पंजाब है या बलूचिस्तान है, इन तमाम तीनों जगहों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलके ही हुकूमत बनाई जा सकेगी। बिकॉज पीपल्स पार्टी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, ना इतने लोग हैं कि अकेले हुकूमत बना सके। तो जिसने भी हुकूमत बनानी है वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर नहीं बना सकता, चाहे वो आज़ाद लोग हैं या वो PMLN है या कोई और है। तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी की मर्जी को जो है वो शामिल करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है। मेरे साथ ही रहेगा बदर साहब। रोकड़ी साहब, IPP के पास सर 2 सीट्स है, एक ओन चौधरी की, उसके खिलाफ भी दरख्वास्त चली गई है, अलीम खान साहब की सीट के खिलाफ भी दरख्वास्त चली गई है। सो पंजाब में नताइज को चैलेंज करने का सर सिलसिला जारी है। आप समझते हैं कि धांधली हुई है और इस वजह से आपकी 2 सीट्स वो भी खतरे में है? हमारा मियांवाली के 6 हल्के हैं और कोई बंदा वहाँ पर ये कह ही नहीं सकता कि धांधली हुई है। मैं तो अपने इलाके की बात कर रहा हूँ और इसलिए IPP का वजूद, IPP को स्टार्ट पे भी हम ये कहते रहे कि सीट एडजस्टमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए था। और सीट एडजस्टमेंट वाली जो बात है, ये बाद इलेक्शन तो ठीक फायदा होती है, लेकिन इलेक्शन से पहले जब आप सीट एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें पार्टी जो भी होती है उसको नुकसान हो जाता है। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। जी अच्छा, तो आपको लगता है कि IPP का फैसला गलत था नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का? तो सर नून लीग वाले भी यही समझते हैं? आई डोंट नो नून वाले क्या समझते होंगे, लेकिन IPP का जो था कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, वो फैसला दुरुस्त नहीं था। ये तो मैं शुरू पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ। अच्छा, आप बात कर रहे थे फिरदौस साहब, आप मुस्कुरा रहे थे सर, कोई किसी स्पेशल चीज पे मुस्कुरा रहे थे आप? आपको लगता है आप तो खैर कह रहे हैं खुल्लम खुल्ला के धांधली हुई है? नहीं, मैं तो आपके मासूमाना सवाल के ऊपर मुस्कुरा रहा था। सर सवाल जिस तो सवाल होते इल्जाम है उसी से आप पूछेंगे तुमने कत्ल भी किया, वो जो है इकरार करेगा आपके टीवी शो पे कि हाँ मैंने कत्ल किया। हाँ। ठीक है ना, ये सिर्फ मरियम नवाज कर सकती, कोई और नहीं कर सकता, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है ना। देखिए, पहली चीज तो ये, जुल्फिकार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो कुछ सिंध हाउस में किया, जो बाप पार्टी बनाने में उनका किरदार है, जो माजी में मरी के ऊपर जो किरदार है, वो बड़े शातिर किस्म के सियासतदान है। लेकिन वो सियासतदान नहीं है, वो ताजिर है। जो सियासतदान है उसकी सियासी इख्तियार होती है। सियासी और जमहूरी इख्तियार में सबसे पहले इस बात का रिस्पेक्ट है जो आइन के अंदर लिखा गया है कि कोई शख्स जिस पार्टी का नाम लेके इलेक्शन जीतेगा, उस पार्टी के अलावा अगर वो किसी और पार्टी में जाएगा तो पहले उसको नहीं करना है। सर लेकिन इतना सख्त रवैया, वो ताजिर हैं या सियासतदान है सर, उनकी हिमायत के बगैर तो आप भी मरकज में हुकूमत नहीं बना पाएंगे ना सर? चाहिए हम ऐसे, मैं तो बड़े वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, वी डू नॉट वांट टू। हमें पता है हमने कितनी, आप जा रही हैं ऑन द ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। और जुल्फिकार साहब भी उसी का फायदा उठा रहे हैं, और मैं जा रहा हूं वो जो मैंडेट पूरे पाकिस्तान को नजर आया, जिस तरीके से लोग पाकिस्तान के निकले, हमारे पास जो फॉर्म 245 हैं उसके लिहाज से हम 180 सीटें जीते हुए हैं मरकज। ठीक है सर। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी बात का जवाब जो है वो बदर साहब से लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा जुल्फिकार बदर साहब, ब्रेक से पहले आप फिरदौस नकवी साहब की बात सुन रहे थे। सर अब PDM 2 अगर ये बन गई तो आप समझते हैं कि PDM 1 की तरह इसकी कारकर्दगी मुतासर नहीं होगी? और सोशल मीडिया पे अब कुछ ऐसी चहमगोइयाँ भी चल रही हैं कि सदारत का ओहदा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पास होगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज होंगी। आपके पास सर कुछ कंफर्मेशन है इस हवाले से? ऐसी कोई बात की कंफर्मेशन नहीं है, ना मेरे पास ऐसी कोई इतला है, ना ऐसी कोई बात हुई है। अभी तो सिर्फ एक हतमी जो है वो इनिशियल मुलाकात ही हुई है और बातचीत है, एक दूसरे की
तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने गए हैं, एक दूसरे की बातचीत भी सुनी गई है, ऑप्शंस के ऊपर भी डिस्कस किया गया है। ये तो सारी चीज़ें अब जब तक इसी के अंदर मामला मुशावरत में नहीं जाता, तमाम पार्टी की राय नहीं ली जाती, उतनी देर कोई भी चीज़ हतमी नहीं होगी। ये तो फ़ैसला तो लीडरशिप के पास है, लीडरशिप ने जाके उन तमाम बातों को आगे रखना है, बातचीत करनी है, तमाम लोगों की राय लेनी है। राय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीनियर पार्टी की क़यादत से, तो उसके बाद मामलात आगे चलेगा। अदरवाइज़ तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ को फाइनलाइज़ करना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह फिरदौस साहब कह रहे हैं कि धांधली हुई है, खुर्रम साहब ने कहा उनके हल्के में नहीं हुई, तो बिलावल साहब ने भरपूर एक कैंपेन लाहौर में की, रिस्पांस उन्हें बड़ा अच्छा मिला। कुछ इरादा आप भी रखते हैं, आपको भी लगता है धांधली हुई है और आप भी कोई एप्लीकेशन देने का फैसला कुछ करके बैठे हैं? धांधली को पीपल्स पार्टी के साथ पहली दफ़ा नहीं हुई, 1990 से 88 से ये धांधली हो रही है। और आप बिलावल साहब ने तो एक टाइम पे आके लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करना ही छोड़ दी थी। ये जो लाहौर के अंदर हुआ है ये तो धांधला है, ये तो तारीखी तौर पे ऐसा मामला किया गया है जिसके अंदर आप बयान भी नहीं कर सकते। एक शख्स जो ग्राउंड में नहीं था उसको जिता दिया गया। बिलावल साहब को अगर ये इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस ये इलेक्शन में वोट डालने देते और चीज़ों को करने देते और जो वोट डला है उसकी काउंटिंग प्रॉपर तरीके से करने देते, तो बिलावल साहब तो विनर थे और उनका 1.25 लाख से ज़्यादा का वोट था। क्योंकि हम ग्राउंड पे थे, हमें पता है कि कितने हज़ार ख़ानदान बिलावल साहब को वोट डाल रहा था, सिर्फ एक ही बात पे कि वो बीबी शहीद रानी के बेटे हैं, भुट्टो साहब के नवासे हैं। तो हर नौजवान, बूढ़ा, हर मर्द, ख़वातीन और हर बंदा कह रहा था कि हमने बिलावल साहब को वोट डालना है। ये तो इन्होंने इलेक्शन के दौरान ही, इलेक्शन से पहले ही वोट मैंडेट जो है वो चोरी कर लिया गया। और दिया भी किसको, अफसोसनाक बात है कि नून लीग के एक ऐसे बंदे को जिसके खिलाफ जिसके बारे में बात करते हुए हमें शर्म आती है कि उसके बारे में क्या कमेंट करें। सर लेकिन अब इल्हाक भी तो आपने उसी जमात से करना है ना जिसका वो बंदा है। चलें, रोकड़ी साहब मैं आपकी जानिब से आना चाहूँगी, आपकी एस्टिमेशन और आपकी पेशगोई क्या कहती है, ये जो PDM2 का सेटअप अगर अब बनने जा रहा है, कौन वजीर आज़म होगा, पंजाब की पग किसके पास आएगी, और अब मार्च में इलेक्शंस भी सदारती होने वाले हैं, वो किसके पास जाएगी? मेरे ख्याल में उस्मान बुज़दार के पास नहीं जाएगी। तो नून के पास हैं ऐसे लोग जो पंजाब चला सकते हैं, और पीपल्स पार्टी के पास भी ऐसे लोग हैं जो सिंध को रन कर सकते हैं। तो आई थिंक सो, मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान और सिंध में पीपल्स पार्टी इजीली गवर्नमेंट बना जाएगी और सेंटर और पंजाब के अंदर गवर्नमेंट नून ही बनाएगी। दिस इज व्हाट आई थिंक। और केपी के अंदर ये जो है, अब अभी ये बता सकते हैं नकवी साहब, क्योंकि इन्होंने को पार्टी जब ये ज्वाइन करेंगे तो केपी में इनकी पोजीशन ज्यादा सिक्योर है गवर्नमेंट बनाने की। और सर सदारत के ओहदे पे जरदारी साहब को देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल जी, मेरा नहीं ख्याल। वो भी नून लीग से होगा? गॉसिप्स तो बहुत चलती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल सदारत के लिए कौन आता है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि जरदारी साहब विल कम। नून लीग से कोई हो सकता है? आई डोंट नो। अभी देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि कौन होगा कौन नहीं होगा, और कोई भी आ सकता है। लेट्स सी। अच्छा फिरदौस साहब, आपकी गुफ्तगू से मुझे थोड़ा अंदाजा हुआ कि प्रॉबेबली PTI doesn't want to mingle with पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर, बट कोई ऑप्शन तो नहीं है आपके पास। तो फिर अगर नहीं होगा तो आप लोग मेंटली तौर पे तैयार हैं ऑपोजिशन में बैठने के लिए? सर देखिए, मैं आपको अपने ऑप्शन बता देता हूँ। मेरा पहला ऑप्शन ये है कि मैं अपनी 170 सीटें सिक्योर करूं, और मेरी यही मेजॉरिटी पंजाब में भी है। इससे कि अगर मैं वो NA जीतूंगा। सर वो तो आपकी है ना, अगर नहीं होती सर, अगर फैसला उस तरह नहीं आता, फिर तो वही है जो सामने। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्विकली करूंगा। तो हमारी पहली कोशिश वो है, हम एक पार्टी को ज्वाइन करेंगे और हम अपनी सिक्योर करेंगे रिजर्व सीट्स, वो किसी और जमात को नहीं जाने देंगे। अच्छा, अगर जब तक हमारी सीटें सिक्योर नहीं होंगी, ये कोई ना कोई गवर्नमेंट बनेगी। मैं आपको 100% यकीन के साथ कह सकता हूं कि या नवाज शरीफ सदर पाकिस्तान बनेंगे या जरदारी बनेंगे। इन्हें इम्यूनिटी चाहिए, इससे कि इनके सर पे तलवार लटकी भी होगी PTI की गवर्नमेंट की। अच्छा,
और NRO, तो वो कहते हैं कि कम से कम अगले 5 साल तो हम खैरियत के साथ पाकिस्तान में गुजार लें। तो दोनों में से एक जरूर आएगा। अच्छा, ट्रेड ऑफ ये होगा कि जरदारी साहब मोस्ट लाइकली सदर बनेंगे और जो है नवाज साहब नहीं बनेंगे प्राइम मिनिस्टर और शहबाज साहब बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। ही इज मोर एमिनेबल टू द आर्मी एंड आर्मी लाइक्स हिम बेटर। और खासतौर पे जो कुछ नवाब साहब ने कहा है, और आपको पता है इस मुल्क की 76 साल तारीख में जो फौज चाहती है वो हुआ है। ये पहली दफा बयानिया दिया गया है जो अवाम ने पाकिस्तान के कहा है कि चलिए सर, उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि आवाम निकल के आई, आपको ना कैंपेन होने के बावजूद भी वोट दिया। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका रहनुमा IPP। खुरम हमीद रोखड़ी साहब मेरे साथ मौजूद थे। सर, आज बहुत शुक्रिया। तो महज एक दिन में अब ये वाज़ेह हो जाएगा कि अगर PDM2 यानी कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है तो किन शराइत पे बनने जा रही है। आखिर बिलावल वफाक में आएंगे या फिर मियाँ शहबाज शरीफ आएंगे, फिर पंजाब का एक अहम फैसला होना बाकी है, सदर का फैसला होना बाकी है। ये तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरी डिस्कशन में यही होनी चाहिए कि जो भी हुकूमत आए वो स्टेबल आए, क्योंकि पाकिस्तान अब इस तरह की मौशी सूरत हाल में है कि मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी डिवीज़न का या किसी भी बैड परफॉर्मेंस का। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।